Okay, so good morning everyone. Myself Kirti, and today we will discuss some general trends of Group 1 and Group 2 elements. So let's get started. So today we will discuss some general trends among Group 1 and Group 2 elements. So firstly we will discuss electronic configuration. Here we go with Group 1 element. Group 1 elements are lithium, sodium, पोटाशियम, रुबीडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम. सो इनकी मतलब जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उसको फिल ऐसे करा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सोडियम की कर रहे हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. 3s1 ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्योंकि s शेल में गया है इसीलिए इनको s ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोला जाता है. और ये 3 बेसिकली क्या बताता है कि ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है. बट अब ये जो इसकी इनर शेल की कन्फिग्रेशन है इसको ईजी बनाने के लिए या इसको मतलब फॉर एग्जांपल ये तो इसका एटॉमिक नंबर 11 था तो हमने लिख दिया ऐसे ही जनरली. बट फॉर एग्जांपल अगर फ्रांसियम आ जाता तो उसकी लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता. तो जिसके लिए जो इनर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उनको हम नोबल गैसेस लिख के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसे शो कर देते हैं, जो कि ये जो नोबल गैसेस के जो सिंबल होते हैं ये क्या शो करते हैं कि जो इनर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे ऑलरेडी फिल्ड है. फॉर एग्जांपल अगर सोडियम का केस हम डिस्कस करें तो 1s2, 2s2 एंड 2p6 लिखने की बजाय हमने क्या लिख दिया, नियोन. नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, ये होती है. तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑलरेडी फिल है और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया 3s1 में. नाउ जस्ट बिकॉज इनका जो वैलेंस शेल होता है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ड्यू टू ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 कैन ईजिली लूज द इलेक्ट्रॉन एंड कैन फॉर्म कैटायन. हैंस दे आर वेरी रिएक्टिव एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कि कोई भी मेटल जो होता है वो कितना ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है. तो इनका क्योंकि एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो ये ट्राई करेंगे कि इस एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी से जल्दी लूज़ करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ये अचीव कर लें. तो इसलिए ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. इन द सेम वे जो ग्रुप 2 की हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उसको लिखने का भी सेम मेथड होता है. सेम ऐसे ही हीलियम मतलब पहले नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन हम लिख देते हैं टू सेव पैसेज ऑफ टाइम. और इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, इसलिए ये ग्रुप 2 के अंदर आ जाते हैं. एस शेल में जाते हैं तो इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाते हैं. अब ये दीज आर लीस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट. लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने पड़ते हैं टू गेट स्टेबल नोबल कन्फिग्रेशन. और इसीलिए ये लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. बट ग्रुप 1 की कंपैरिजन में लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि ग्रुप 1 को एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करना होता है नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए. बट इनको 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ते हैं टू अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन एंड टू बी स्टेबल. So this is all about electronic configuration. So next trend is atomic radius and ionic radius. So atomic radius, group 1 elements have larger atomic radius as compared to other element of their respective period. For example ये ऐसे ही group 3 हमने ये group 1 ले लिया and this is period 3rd इस ट्रेंड को समझने के लिए. सो अगर हम ऑन ये पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ कर जाती है और टॉप टू बॉटम हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ कर जाती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. अब ऐसा होता क्यों है, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज, एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज. अब इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ कर गए तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ कर गया. जेड इफेक्टिव मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी इंक्रीज़ करता है बट वो नेग्लिजिबल हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो एज अ रिजल्ट मतलब ओवरऑल एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस कर जाती है. इसको समझाने के लिए सोडियम का एग्जांपल हमने लिया. दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम. दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द सोडियम. दिस इज़ फर्स्ट शेल, दिस इज़ सेकंड शेल एंड दिस इज़ थर्ड शेल, जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो अब इसमें 2 फैक्टर्स एक साथ काम करेंगे. पहला फैक्टर तो क्या कि ये न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे. एंड ऑन द अदर हैंड ये जितने भी सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं सेम चार्ज होने की वजह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं. अब क्योंकि इसका जो जेड इफेक्टिव है वो नलीफाई हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द रिपल्शन कोज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेकंड शेल. इलेक्ट्रॉन्स कोजिंग रिपल्शन ऑन द वैलेंस शेल तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है. तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है, रिपल्शन ये इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पास पास में था तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन से दूर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि इसकी एटॉमिक रेडियस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर जाती है.
इसकी एटॉमिक रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज, क्योंकि जेड इफेक्टिव यहाँ पे क्या हो जाता है, नलीफाई। सो नेक्स्ट इज, अब सबको पता है कि कोई भी मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना लेता है। सो द साइज ऑफ मेटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स कैटायन। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम मेटल है तो उसका साइज उसके कैटायन से बड़ा होगा, पोटाशियम है तो उसका उसके कैटायन से बड़ा होगा। तो आयनिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जो आयनिक रेडियस होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, और डिक्रीज कर जाती है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीजेस। इन द सेम वे, जो ग्रुप 2 की एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस होती है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस बट नेग्लिजिबली। सो एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस इंक्रीज कर जाती है डाउन द ग्रुप द सेम वे, जैसे कि ग्रुप 1 की इंक्रीज करती है वैसे ही। बट ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस डिक्रीज कर जाती है। डिक्रीज क्यों करती है उसको समझते हैं अब हमने एग्जांपल ले लिया सोडियम और मैग्नीशियम। दोनों के में जो नंबर ऑफ शेल होते हैं वो 3 होते हैं। सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, मैग्नीशियम में 2 होते हैं। सोडियम में प्रोटॉन हो गए 11, मैग्नीशियम में हो गए 12। तो ऐसे ही हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज़ करते जाते हैं। तो अब क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल रिमेन्स द सेम, नंबर ऑफ़ शेल तो सेम रहते हैं, बट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इंक्रीज़ कर जाते हैं, और जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है, और जो जेड इफेक्टिव है वो इफेक्टिवली अपनी पावर को शो करने लग जाता है। अब क्योंकि जेड इफेक्टिवली अपनी पावर को शो करेगा, फॉर एग्जांपल अगर जेड इफेक्टिव यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इसको मोर पावरफुली अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनकी रिपल्शन क्या हो जाएगी, नलीफाई। तो एज अ रिज़ल्ट क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो ओवरऑल जो एटम का साइज़ है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज़। सो इसी तरह से सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, या फर्दर हम इस पीरियड के अलोंग मूव करते जाते हैं तो क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ करते जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस क्या कर जाती है, डिक्रीज़। सो नेक्स्ट ट्रेंड इज़ ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो सबसे पहले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, this is the amount of energy required to release one electron from an atom in its gaseous state. What is the most important thing is the atom should be in its gaseous state. यानी कि जब कोई एटम अपनी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है तो उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी गई उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल कोई भी एटम गैसियस फॉर्म में है, उसको कितनी एनर्जी दी गई ताकि वो आयन बना ले और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दे, तो जितनी एनर्जी दी दैट इज़ नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब बेसिकली एक फार्मूला होता है कि फार्मूला कह लो या कोई ट्रेंड कुछ भी कह लो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस के। अब इसको समझे कैसे कि भाई कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो हमने एग्जांपल ले लिया है सोडियम एंड पोटाशियम। तो सोडियम के ये हमने बना दिए फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ये ज़्यादा होगी क्योंकि साइज क्या है, छोटा। तो मोर एनर्जी इज गिवन टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस क्या है, ज़्यादा। ऑन द अदर हैंड हमने एग्जांपल ले लिया पोटाशियम का। पोटाशियम में कितने शेल हो जाते हैं, 4। पहले में 2 शेल, दूसरे में मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8। अब इस वाले में कितना, 1। तो इस वाले की कंपैरिजन में इस वाले न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम। तो इसके कंपैरिजन में हमें इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एज अ रिज़ल्ट जितना बड़ा साइज़ उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी, और जितना छोटा साइज़ उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। तो इसका ओवरऑल क्या रिजल्ट निकला हमारे पास, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 डिक्रीजेज, एंड ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज। अब डिक्रीज क्यों करी वो तो हमने देख लिया क्योंकि साइज इंक्रीज कर जाता, बट अब ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज क्यों करेगी, क्योंकि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या करती है, डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों करती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है इसकी वजह से।
विच कॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीज़ कर गया, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होगी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो ग्रुप 2 होता है उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना होता है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना होता है। तो उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में, तो उसने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, दैट इज़ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और फिर वो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद वो M पॉजिटिव बना लेता है, जिसके बाद उसकी कन्फिग्रेशन हो जाती है 281 सोडियम के जैसे। अब उसको ये एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना होता है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। तो अब इसकी कन्फिग्रेशन हो जाती है स्टेबल, यानी कि नोबल गैस जैसी, जो कि नियोन की होती है वैसी। तो इसको 2 आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये जो सेकंड वाली आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये कम होती है एज़ कम्पेयर टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे तो फिर भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने थे तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ी, बट यहाँ पे इसको सिर्फ अब एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा। तो ऐसे ही आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड हो जाती है, ऐसे ही फोर्थ हो जाती है। सो नेक्स्ट ट्रेंड इज़ हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे पहले तो ये कि हाइड्रेशन एंथैल्पी होती क्या है। व्हेन अ सोल्ट इज़ हाइड्रेटेड विद वाटर देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड विच इज़ नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। यानी कि जब किसी भी सोल्ट को, ग्रुप 1 का कोई भी सोल्ट है या ग्रुप 2 का कोई भी सोल्ट है, जब उसको हाइड्रेटेड करा जाता है वाटर के साथ तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल अगर NaCl हमने लिया है, उसको हाइड्रेट कराया वाटर के साथ, तो सबसे पहले तो ये कि इसकी बाइंडिंग अप होती कैसे है, एनर्जी कैसे रिलीज होती है। ये Na पॉजिटिव, दिस इज Cl नेगेटिव, तो ये जब वाटर में जाएंगे तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, कॉमन। तो अब ये जो सोडियम आयन होता है उस पर, क्योंकि वाटर में ये जब जाएगा, ये जब डिसॉल्व होगा तो O नेगेटिव सारे के सारे आके इससे अटैच हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब जब वाटर ने सोडियम के साथ बॉन्ड बना लिया तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज़ व्हाट हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन द सेम वे जब क्लोरीन वाटर में डिसॉल्व करा गया तो उसके साथ H पॉजिटिव आयन बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई तो उसको, दैट इज़ व्हाट हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो नाउ स्मॉलर द आयनिक रेडियस ग्रेटर विल बी द हाइड्रेशन एंथैल्पी। यानी कि जितनी छोटी आयनिक रेडियस होगी उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। फॉर एग्जांपल लिथियम इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। तो अब क्योंकि लिथियम सबसे छोटा एलिमेंट है तो सबसे छोटा कैटायन बनाएगा। अब जितना छोटा कैटायन यानी कि जितनी छोटी आयनिक रेडियस उतना ज़्यादा वो स्टेबल हो जाएगा हाइड्रेशन करते टाइम, क्योंकि छोटा कैटायन छोटे एनायन को ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ होल्ड करेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अब जितना ज़्यादा स्टेबल होगा यानी कि उतना स्ट्रॉन्ग उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों मॉलिक्यूल्स या दोनों आयंस के बीच में। तो यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज, यानी कि उनका लैटिस क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज। जितना ज़्यादा स्टेबल कोई भी लेटाइस होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल कोई भी मॉलिक्यूल होगा उतनी कम उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और जितनी कम काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो जाएगा, यानी कि उतनी ज़्यादा उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हो जाएगी जब हाइड्रेट करे जाएंगे वाटर के साथ। सो नाउ एज द साइज ऑफ आयन इंक्रीजेस, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप size of ion increases, on moving from left to right the size of ion decreases। तो जैसे जैसे आयन का साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो उस हिसाब से उसकी जो कैपेसिटी होती है हाइड्रेटेड होने की वो डिक्रीज या इंक्रीज कर जाएगी। अगर डाउन द ग्रुप है तो हाइड्रेटेड कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी, और अगर लेफ्ट टू राइट द पीरियड है तो डिक्रीज कर जाएगी। तो ऑन मूविंग फ्रॉम एज द साइज ऑफ आयन इंक्रीजेज कैपेसिटी टू गेट हाइड्रेटेड डिक्रीजेस, यानी कि हाइड्रेशन एंथैल्पी लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मतलब होता है कि वो कम वैल्यू एक तरीके से शो करता है हाइड्रेशन की ओर। फॉर एग्जांपल लिथियम की जो हाइड्रेटेड एंथैल्पी होती है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है,
जिसका क्या मतलब होता है कि लिथियम सबसे ज़्यादा स्टेबल कैटायन या सबसे ज़्यादा स्टेबल लैटिस बनाता है। अब जैसे जैसे ये लेस नेगेटिव होती जाएगी, उसका मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन इज डिक्रीजिंग, तो इसकी वजह से वो वैल्यू क्या आ रही है, लेस नेगेटिव। तो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के आयंस हैं जिनका कंपैरिजन करा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम, देन सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, एंड सिमिलरली बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दिस इज सॉरी स्ट्रोंशियम, एक्चुअली स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो ये इनके कुछ ट्रेंड्स दिए गए थे। अब क्योंकि जो ग्रुप 1 की आयनिक रेडियस होती है वो ज़्यादा होती है ग्रुप 2 की आयनिक रेडियस से, सबको पता, हमने पीछे डिस्कस करा था। तो अब जो ग्रुप 1 की हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो कम हो जाएगी ग्रुप 2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी से। क्यों? क्योंकि स्मॉलर द आयनिक रेडियस एंड ग्रेटर बी द हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो हमने 4 बेसिकली ट्रेंड आज डिस्कस करे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ionic radius and atomic radius, third is ionization enthalpy, and fourth one is hydration enthalpy. So this is all for today. Thank you.